सच ही कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के एकादशा पाठ सावित्रीबाई फुल्ले का अध्ययन करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस उक्ति के द्वारा मनु महाराज ने अपने सुप्रसिद्ध समाजशास्त्र मनुस्मृति में नारी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। वैदिक नारी गरिमामयी उच्च स्थान को प्राप्त थी। स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, ज्ञान, कर्तव्य, अधिकार और उनकी सामाजिक भूमिका के विषय में जैसा वर्णन वेदों में उपलब्ध है, वैसा विश्व के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं। वैदिक नारी को जान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विदुषी, तेजस्विनी, उषा, सरस्वती, इंद्राणी अनेक उपमाओं के द्वारा विभूषित किया गया है। वेद ने नारी को केवल एक परिवार की साम्राज्य ही नहीं माना, अपितु उसको सकल भूमंडल की साम्राज्य बनने का अधिकार प्रदान किया। वेद नारी को ये परम पवित्र मानकर यज्ञ कहकर भी संबोधित करता है। वैदिक नारी अध्ययन अध्यापन के साथ साथ रण क्षेत्र में भी जाती थी। इसका उदाहरण हमें रामायण काल में भी मिलता है, जहाँ रानी कैकेयी महाराजा दशरथ के साथ रण क्षेत्र में गई थी। अनेक ऋषिकाएँ तत्वदृष्टा के रूप में अपाला, जिनमें अपाला, घोषा, अदिति, सूर्य, सविता, दाक्षायणी इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन कन्या युवा नाम विन्दते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्या के साथ साथ विद्या समाप्ति के साथ ही कन्या विवाह के योग्य है। वैदिक ऋषि इतना कहकर ही आत्मसंतुष्ट नहीं होता, अपितु उनके माता पिता को भी निर्देशित करता है कि वे अपनी कन्या को बुद्धिमता और विद्या बल का श्रेष्ठ उपहार प्रदान करें, जान रूपी दहेज देकर ही उसे उसके पति घर में भेजे, क्योंकि एक विचारशीला और विदुषी स्त्री ही घर की संपत्ति की रक्षा और विधि करने में सक्षम होती है। नारी की इतनी सुदृढ़ स्थिति होने के साथ साथ समय के साथ साथ मध्यकाल में यह स्थिति एकदम विपरीत हो गई। 11वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय और विचारणीय हो गई। यह कालखंड एक तरह से नारी के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण के लिए तमस युग था, जिसके कारण समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अनेक रूढ़ियों का प्रवेश हुआ। इस कालखंड में नारी की स्थिति की हीनता के साथ साथ उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। अशिक्षा और रूढ़ियों का प्रवेश इसी युग की ही देन है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध समाज सेवी महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर केशव चंद्र सेन का नाम उल्लेखनीय है। इन्हीं समाज सुधारकों में पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुल्ले, जिन्होंने नारी की स्थिति में सुधार और परिवर्तन के साथ साथ अनेक प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करने की भरसक चेष्टा की। प्रिय बच्चों, आज मैं उन्हीं में से सावित्रीबाई फुल्ले के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, बाई जी देश की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। वे प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम प्रधानाचार्य भी थी। उनके पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्हीं के सहयोग से उन्होंने सकल देश में 18 महिला विद्यालयों की स्थापना की। उनका संबंध महाराष्ट्र प्रांत से था, अतः उन्होंने प्रथम और 18वां महिला विद्यालय
पुणे में ही स्थापित किया। आइए बाई जी के बारे में और अधिक जानकारी पाठ के माध्यम से प्राप्त करें। सावित्रीबाई फुल्ले। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र प्रांत की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कोई उसके ऊपर मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपन्ति। वह अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक से बातचीत करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह पढ़ाई में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता है। केयं महिला। यह महिला कौन है? अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ। आप भी इस महिला को जानते हैं। इयम् एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुल्ले नामधेया। यह सावित्रीबाई फुल्ले नाम वाली महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास की तीसरी तारीख अर्थात 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से जाने जाते हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुल्ले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुल्ले महोदय के साथ हुआ। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। वे भी 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में उठी हुई पढ़ने की अभिरुचि और अधिक उत्साह को प्राप्त हुई। अर्थात सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा और जागृत हुई। इतः परं सा साग्रहम् आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। उन्होंने बड़े उत्साह से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योति महोदया के साथ लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य
समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत से अपमानित समुदायों की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने खुले मुख से विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय स साक्षात नापितहि मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं साक्षात रूप से नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याः रूढौ सहभागिताम् अत्यजन। परिणामस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी परंपरा में सहभागी बनने से इनकार किया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा यत् कि कूपम निक्षा, कुएं के पास शीर्णावस्त्रावृतः तथा कथितः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। शीर्ण फटे हुए प्राणों वस्त्रों से में लिपटी हुई तथा कथित निम्न वर्गीय कुछ महिलाएं जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग की महिलाएं उपहास करते हुए कुएं से जल लेने को मना किया, अर्थात जल भरने से रोक दिया। सावित्री एतद् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा तः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा अकथयत च। तालाब को दिखाकर बोली यत् कि यथेष्टम जलम न यत। जी भरकर जल लो, अर्थात जितना चाहिए उतना जल भर लो। सार्वजनिको अयम तडागः। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इसमें से जल लेना के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थिता। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सदा समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुल्ले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुल्ले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्याशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्याशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री सक्रिय भाग लेती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन से कुशलतापूर्वक चलाया, प्रशासनिक कुशलता से चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च स पीड़ित जनानां आश्रांतम आवृतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय और प्लेग महामारी के समय उन्होंने पीड़ित जनों की बिना थके हुए और दिन रात सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्।
सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। महारोग की फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 ख्रीस्ताब्दे निधनम कथा। 1897 ईस्वी में वे मृत्यु को प्राप्त हुई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री महिमा को प्राप्त थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलो उत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। पुनः मिलांगा।